दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम टाइटल से समझ आ गया होगा, पटवारी की तैयारी की बात करने वाले हैं। ठीक है, पटवारी कई लोगों का सपना होता है, छोटा जॉब हो बड़ा जॉब हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कई लोगों का सपना होता है कि पटवारी बनना है। क्यों? कमाई है, रुतबेदार पोस्ट लगता है कई लोगों को। ठीक है, जो भी रीज़न हो, कई लोग पटवारी ही बनना चाहते हैं, पटवारी की जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, किसी को तो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब है तो ये पटवारी की वैकेंसीज काफ़ी सारी निकलती हैं। ऐसा नहीं कि व्यापम में देखना किसी कोई वैकेंसीज 5 पोस्ट निकल रही, 10 पोस्ट निकल रही, 15 पोस्ट निकल रही है, उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपको टॉप में आना है तब जाके सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक, लेकिन पटवारी क्या है, कैसा पोस्ट निकलता है? 500, 800, 1000, 1200 ऐसे पोस्ट निकलते हैं, तो उसमें सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। और आप सोचोगे कि 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो 1 लाख आपके कॉम्पिटिटर हैं, गलत हो आप। 1 लाख फॉर्म भरते हैं, 90,000 लोग तो ऐसे ही बस बिना तैयारी के जाके एग्ज़ाम दिला दिए, बस आ गया, फॉर्म भर लिए, तुक्का मार देंगे, शायद लग जाएगा, जॉब हो जाएगा। भर के देख देते, दिलाने में क्या है, जाते भी नहीं है। तो फॉर्म भरने वाले 1 लाख लोग होते हैं, 30-40 हज़ार तो जाते भी नहीं होंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिशन वो 1 लाख लोगों से नहीं होता, वो 10,000 लोगों से होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ के दिलाए हैं, और जो अच्छा पढ़ के दिलाए हैं वो होते हैं 1,000 लोग। तो आपका कॉम्पिटिशन वो 1,000, 1200, 1500, 2,000 ऐसे लोगों से होता है। ठीक, तो फिलहाल पटवारी की तैयारी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर थोड़ा फोकस इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्या पीछे कोई वीडियो देखने वाला नहीं है। दिमाग में ये बात आ रहा होगा, पटवारी का अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, या मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप कभी भी देखो, 23 अक्टूबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो पटवारी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो श्योर नहीं है कि हम कब आएगा। फिलहाल टाइटल देख के समझ आ रहा होगा कि पटवारी की तैयारी 3 महीने में कैसे करना है। अब आप बोल रहे होंगे अभी पटवारी की वैकेंसी नहीं आई, क्यों करें तैयारी, कैसे करें तैयारी, यही दिमाग में आ रहा होगा। अभी से कोर्स क्यों खरीदें, अभी से ही तैयारी क्यों स्टार्ट करें, अभी से क्यों पढ़ना क्यों स्टार्ट करें। ठीक है, वैकेंसी तो आने दो, आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में बर्बाद है। तो मैं एक पुराना अफ्रीकन प्रोवर्ब बताता हूँ। ये प्रोवर्ब बोलता है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्या बोला? इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। आपके पास अवसर है और आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास अवसर है और आपकी तैयारी नहीं है, इससे बेहतर है कि आपकी तैयारी रहे, भले अवसर रहे मत रहे। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप देखो ना, आधे से ज़्यादा लोग बच्चे क्या करते हैं कि अभी वैकेंसी निकला उसके बाद पढ़ना चालू कर रहे हैं। 1 महीना 1.5 महीना बच रहा है, 1 महीने 1.5 महीने में सोचते हैं कि हम किनको मात दे देंगे, जो 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको मात दे देंगे। ये चीज़ गलत है। ठीक है, भले आप कर सकते हो, नो डाउट, 2-3 महीने में भी मैं बताऊंगा कि 3 महीने लिखे हैं ना, तो 3 महीने में कैसे तैयारी किया जा सकता है, 3 महीने 2 महीने में कैसे तैयारी, वही बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन सोचो ना आप, कितना चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए उन लोगों को मात देना जो 3-4 महीने से पढ़ रहे होंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, उनको बीट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ आई। ठीक है, आप तैयारी कीजिए ना, जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे। और ये ना सिर्फ पटवारी के लिए बल्कि पूरे के पूरे व्यापम एग्जाम्स के लिए, पूरे के पूरे गवर्नमेंट सीजू गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं, 3 महीने में कैसे तैयारी करें। 3 महीने में कैसे तैयारी करें?
आप पूछोगे कितने घंटे देने चाहिए, 3 महीने 3 घंटे, टोटल 90 घंटे आपको देने हैं। अब ये 90 घंटे ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, बीच में फ़ोन आया किसी का उठा लिए, वीडियो देख लिए, गपशप मार लिए, बात कर लिए, ऐसा नहीं। 90 घंटे मतलब डिसिप्लिन के साथ 90 घंटे, आपका पूरा 100% अटेंशन के साथ 90 घंटे, तो 3 घंटे पर डे आपको देने हैं, ठीक है। एक महीने में 90 घंटे और 3 महीने में आपका जाएगा 270 घंटे। ये 270 घंटे देने हैं, आपका पटवारी क्लियर है। कैसे क्लियर? सबसे पहले बात, 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। कंप्यूटर 20 मार्क्स का पूछा जाता है, सीजीजी के 15 मार्क्स का, करंट अफेयर 15 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का, रीजनिंग 15 का, मैथ्स 30 का, इंडियन जीएस 35 का, टोटल 150 का, टोटल 150 का। तो पहला चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, क्या 150 में 150 लाना है सिलेक्शन लेने के लिए? क्या पूछ रहा हूँ, 150 में 150 लाना है क्या सिलेक्शन लेने के लिए? नहीं। कितना लाना होता है? आपको एक इतिहास बताता हूँ। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स देख लो, सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम देख लो, ऑन एन एवरेज अगर जो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, ठीक ठाक रहता है, तो टॉपर का भी 100 मार्क्स आता है। टॉपर का 100 मार्क्स आता है, इसका मतलब समझते हैं? जो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी 100 मार्क्स आता है। इसका मतलब ये कि उसका भी 100 मार्क्स आता है, उसका ये मतलब कि उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है 150 में। समझ रहे हो बात? 100 मार्क्स ला रहा है तो उसको 100 मार्क्स का ही नॉलेज है, 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों 150 के 150 पीछे भागते हो यार? अब बोलोगे ये बात वो सीएसईबी की तैयारी कैसे करें 2 महीने में, उसमें भी बोली। हाँ, हर वीडियो में बोलूँगा, हर वीडियो में मिलेगा आपको। क्यों? सफलता का मूल मंत्र यही है, इसलिए हर वीडियो में मैं यही दूंगा, भले सुन के आप बोर हो जाओ। गलत बात बोल रहा हूँ क्या? बताइए, सही बात है। 150 में टॉपर भी 100 ला रहा है, उसका मतलब टॉपर की बात कर रहा हूँ, जो टॉप कर रहा है। आपको रैंक अगर नहीं लाना है, सिलेक्शन लेना, तो इससे और कम में सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, महिला कैटेगरी है या और कोई आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपको और कम आ जाएगा, बट फिर भी जनरल मेल की बात कर रहा हूँ। 100 लाना है, 100 ला के टॉप कर दोगे तो 50 मार्क्स का नॉलेज टॉपर को भी नहीं होता, तो आप क्यों 150 के 150 पीछे भागते हो? आपको नहीं बनता मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स नहीं बनता, एरिया वॉल्यूम नहीं बनता, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं बनता, छोड़ दो ना। मैथ्स में 30 में और क्या बाकी चीज़ नहीं पूछता, एवरेज नहीं पूछता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछता, तो क्यों उसके चलते पूरा मैथ्स में आप ध्यान नहीं दे रहे, पूरा आपको लग रहा है कि पूरा एग्जाम ही नहीं निकाल पाऊंगा? इंग्लिश नहीं बनता, वोकैबुलरी नहीं आता, वर्ड मीनिंग नहीं आते आपको, सिनोनिम एंटोनिम नहीं बनता, क्यों दिक्कत ले रहे हो? 10 में कितना पूछता है? हार्डली मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ग्रामर नहीं बनता, अरे पूरा का पूरा इंग्लिश नहीं बनता, कितना आता है? 10। उसके लिए 100 छोड़ दोगे क्या? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो? तो आपको कुछ चीज़ नहीं आता, उससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात बेहुदा बात है, ठीक है, कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हिंदी नहीं आ रहा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको 100 लाना है। अब ये देखना है कि 100 कैसे लाना है। अब ये बता रहा हूँ, मेन मुद्दे की बात आता हूँ, 100 लाना कैसे है। ये मैंने जो क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है, ये मेहनत के हिसाब से लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट रेशो के हिसाब से। मतलब क्या? इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। आपको स्टडी कम करना है, मार्क्स ज़्यादा लगेंगे, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। 1 घंटा पढ़ोगे, मार्क्स 5 मार्क्स आएंगे, इधर वाले में 50 घंटे पढ़ोगे 1 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने किस हिसाब से लिया है? इनपुट आउटपुट रेशो के हिसाब से ये क्रोनोलॉजी ऑडियो में जमाया मैंने। कंप्यूटर पूछता है 20 मार्क्स का 150 में। आपको कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता होगा ना, ABCD कुछ भी नहीं मालूम, चालू भी नहीं किया, शट डाउन कैसे करते, स्टार्ट कैसे करते नहीं मालूम, 1 हफ्ते की मैं गारंटी देता हूँ आपको, 1 हफ्ते बस पढ़िए। इतनी पतली सी किताब आती है, कोई सी भी किताब ले लो, चाहे परीक्षा मंथन, चाहे हरिराम पटेल, या कोई सी भी किताबें, ठीक है। उस किताब को बस चाटना है, आपको रटना है। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? मैं किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में एकदम मास्टर हूँ ऐसा नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में लेकिन स्कोर देखोगे तो लगेगा भाई एक कंप्यूटर इंजीनियर को बीट कर सकते हैं। क्यों? इतनी पतली सी किताब है यार, 1 हफ्ते में 20 मार्क्स कवर हो जाता है आपका। 20 में 20 नहीं ला पा रहे हो, 18 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा। अरे ये 17 मार्क्स कितना रोल प्ले कर देता है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये 17 मार्क्स। तो सबसे पहली बात जो मैं इनपुट आउटपुट रेशो की बात कर रहा हूँ, इसको तैयारी करने में 1 हफ्ते लगते हैं। 1 हफ्ते मात्र 1 हफ्ते। कितने घंटे? 1.5 घंटे डेली देना है, 1 हफ्ते में कवर हो जाता है। और एकदम डीप में पढ़ना चाह रहे हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, चाहते हो कि 20 में 20 आ जाए, 2 घंटे, उससे ज़्यादा का नहीं है सिलेबस कंप्यूटर, पुराना देख लेना। उसके बाद CGG के लगते हैं 1 महीने। अगर आप 1.5 घंटा पढ़ोगे तो 3 घंटे पढ़ोगे 15 दिन लगेंगे,
6 घंटे पढ़ दिए तो और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। CGG के 15 मार्क्स का आता है। CGG को क्यों रखा? CGG के और इंडियन जीएस में, इंडियन जीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन जीएस अथाह सागर है। मैं पढ़ाई 2017 में मैंने पटवारी निकाला, ठीक है, पहला 21 साल, वहाँ से लेके अभी तक पढ़ रहा हूँ। हालांकि बीच में 2 साल का गैप हो गया, जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया 5 जनवरी 2019 में मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद से अभी 2 महीने पहले तक मेरा पढ़ाई से पूरा रिश्ता नाता छूट गया था। बट स्टिल उसके बावजूद अभी अगर मैं कोई एग्ज़ाम दिलाने जाऊँ, मतलब 2-3 साल मैंने तैयारी की, उसके बावजूद मैं 35 में 35 कभी नहीं ला पाया। CG में आ गए 15 में 15, इंग्लिश में आ गए 10 में 10, हिंदी में आ गए 10 में 9 आ चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग तो शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें 1 आध मार्क्स भी चूक गया होगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एक मैंने जिसमें 2nd रैंक लाया अकाउंटेंट का, उसी में 10 में 9 आया है, उसी में बस 1 मार्क्स चूक गया था। फर्स्ट टर्म ऑफ अकाउंट संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा था, जो पहली बार देखा था मैं ऐसे क्वेश्चन। बाकी कोई से भी एग्ज़ाम ले लो, SSC 2017, 18, 19, 50, 50, 50, 50, 50 में 50, ठीक है। पटवारी 2017 निकलने का कारण था मैथ्स में 30 में 30, रीजनिंग में 14 में 14, एक क्वेश्चन विलोपित हो गया था, ठीक है, 14 में 14, ठीक है। उसके बाद जितने एग्जाम्स निकले सबके कारण क्या, इसमें फुल मार्क्स। लेकिन यही चीज़ मैं सोचूं कि इंडियन जीएस में आ जाएगा, मुश्किल है, काफ़ी समय लगेगा 35 में 35। इसलिए मैं बोल रहा हूँ CGG की क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड सिलेबस, यहीं से पूछा जाता, मतलब यहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर का नहीं पूछा जाता, नहीं आता, ठीक है। तो एक ये लिमिटेड है, बहुत कम समय में इसको तैयारी किया जा सकता है। तो ये 15 में भी आप आसानी से 13-14 आराम से स्कोर कर सकते हो, 15 में 15 स्कोर कर सकते हो यार, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे जैसे बजट वगैरह कुछ याद करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो स्टैटिक का पोर्शन नहीं है, बाकी 15 में 15 आप आराम से ला सकते हो। तो ये कंप्यूटर 20 मार्क्स का, CGG के 15 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 15 मार्क्स, ये कितने दिन में तैयारी होता है, 1 हफ्ते। अब यहाँ पे मेरी ओपिनियन बाकी लोगों की ओपिनियन से बिल्कुल मैच नहीं खाती। कैसे? लोग बोलते करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, डेली अपडेट रहना चाहिए। मेरा क्या मानना है, अब ठीक है, आप UPSC लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो क्या? नहीं, UPSC लेवल निकालना है, नहीं निकालना है, एक जॉब चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आपके घर के बाजू में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको 1 साल बाद मालूम चले तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, जब से आपसे कोई डायरेक्ट संबंध ना हो। वैसे ही दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बना, क्या नहीं बना, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। मेरा क्या मानना है कि मैं आज जो करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, वो मेरे 1 साल बाद वो करंट अफेयर काम नहीं आएगा, 1 साल क्या 6 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो करंट अफेयर हमेशा बदलते रहता है। तो आज मैं अगर 1-1 घंटे डेली पढ़ने दे रहा हूँ, आधा घंटे 1 घंटे अगर मैं करंट अफेयर पे दे रहा हूँ, वो 1 साल बाद कोई काम का नहीं आएगा ना। तो मैं इस 1-1.5 घंटे को मैं ऐसे पोर्शन में क्यों यूज़ नहीं करूँ जो हमेशा चेंज होने वाला है। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं। वो चेंज हो जाएगा क्या कि अकबर के पिताजी कोई और, हुमायूं की जगह कोई और बन गए? चेंज हो जाएगी? नहीं होगा। तो मैं वो आधा घंटा करंट अफेयर को देने के बजाय इसको क्यों नहीं दूँ? तो लोग यहीं पे गलती करते। तो मेरा मानना है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर ना 1 हफ्ते में हो जाता है। एग्जाम का डेट है 2-3 हफ्ते पहले पकड़ो, 1 हफ्ते में ये खत्म कर दो। 1 हफ्ते कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे? 1-1 घंटे, खत्म हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर 15 मार्क्स का पूरा 15 में 15 लाया जा सकता है क्या? हाँ, लाया जा सकता है 15 में 15। कैसे? अर्जुना करंट अफेयर आता है, वो पढ़ लेना, और 1-2 करंट अफेयर। अगर मेरे कोर्स खरीदोगे तो मैं उसमें सारे 3-4 अलग अलग संकलित न्यूज़ दे दूंगा। अब उसके बाहर अगर कोई करंट अफेयर पूछता है तो समझ लेना आपसे नहीं बना, मतलब दूसरे से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर 15 में आपसे 12 ही बन रहे हैं, इसका मतलब जो 3 छूट रहे हैं ना, वो टॉपर से भी नहीं बनेगा। अगर जितना करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ उतना कर लिया आपने, तो अगर वो 12-15 में से 15 नहीं बन रहा तो सिर्फ आप ही का नहीं बन रहा, ऐसा नहीं, टॉपर से भी नहीं बनेगा, अच्छे अच्छे लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। करंट अफेयर तो ये 20, 15, 15, ये टोटल कितने मार्क्स हुए? टोटल आपके हुए 50, ठीक है। हिंदी 10। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 10 में 10 में ला सकते हो। ये भी 1 हफ्ते का खेल है, हिंदी 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते मतलब 1 हफ्ते हिंदी को पकड़ लिए, साफ हो जाएगा 10 में 8-9। एक आध क्वेश्चन कहाँ से छूट जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई शब्द है, ये पुर्तगाली का है कि जापान का है कि अरबी है कि तुर्की शब्द है, ये सारे पूछे जाते हैं। अब आपने बहुत सारे शब्द याद नहीं किए हैं तो वहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत उसमें देना पड़ता है। पर्यायवाची विलोम शब्द एक लिमिटेड है, 500 पर्यायवाची शब्द याद करने आपको, वो याद कर लिया आपने तो वो बन जाते हैं। अगर वो याद नहीं किया तो 2 मार्क्स छूट जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितना मार्क्स छूटेगा? 2 मार्क्स। 10 में 8 बन सकता है आपसे। वही संज्ञा, वही सर्वनाम, वही क ख ग घ, च वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, कंठव्य, तालव्य,
अरे वही चीज़, एक बार पढ़ के तो देखो। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो सोचते हो कि अरे हिंदी कठिन होगा, नहीं, एक बार पढ़ के देखो ना। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब कभी पढ़ाऊँगा, अभी कभी पढ़ के देखिएगा, आपको समझ नहीं आया कि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एक टाइम में मैं भी हिंदी से भागा करता था, अब दोनों सब्जेक्ट में पकड़ है। मैथ्स का भी बताता हूँ, कोई वीडियोज़ देखे होंगे मेरे, अगर यूट्यूब में डले होंगे तो। बाइलिंगुअल, हिंदी में भी क्वेश्चन फ्रेम, इंग्लिश में भी क्वेश्चन फ्रेम। आपको बिना बुक देखे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, क्यों? ये दिमाग में रटा हुआ है। फिलहाल हम वापस टॉपिक पे आते हैं। हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स के, हिंदी 10 मार्क्स का पूछा था, 10 में आराम से 8 ला सकते हो। इंग्लिश में भी 10 में आराम से 7-8 ला सकते हो। अब सोच रहे हो मैं हिंदी में मीडियम का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, हिंदी स्ट्रांग है लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है। क्या कमज़ोर है इंग्लिश में बताइए, क्या कमज़ोर है? वोकैब नहीं बनते, वोकैबलरी नहीं आता। एक वर्ड बता रहा हूँ मैं, जानी, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, जैनी प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड बता रहा हूँ जानी। इसका मतलब बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है पागल, सनकी। कैसे याद किया हूँ इसको मैं? जानी से जान, हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई जान होगी है, और वो जान थोड़ी पागल सन की रहती है। ठीक है, अगर मेरी भी कोई पार्टनर है, मुझे किसी दूसरे के साथ बात करते देख ले, फ़ोन नंबर बिज़ी आ जाए, फ़ोन बिज़ी आ जाए, तो वो पागल टाइप का हरकत करती है, पगला जाती है, सरक जाती है, सनक जाती है। तो जान, जानी, जान से जानी कर सकते हो। ये जान लोग क्या रहते हैं? पागल रहते हैं, सनकी रहते हैं। अब याद रह जाएगा क्या? जान, जेन्युइन। एक वर्ड होता है बेनोवलेंट, इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं सुने होंगे, बेनोवलेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ तो छत्तीसगढ़ी समझ आता है, कई सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ से भी रिलेट कर ली है मैंने। छत्तीसगढ़ में कोई भला आदमी है तो उसको बोलते हैं अरे बने आदमी हवे, टूरा बने हवे, टूरी बने हवे, वो आदमी बने है, ओकर आदत व्यवहार बने हवे। बने मतलब अच्छा है, भला है। तो बेनेवोलेंट को बने कर सकते हो, वो आदमी बने हैं, भला है। बेनेवोलेंट मतलब होता है भला आदमी या भला व्यक्ति। ठीक, अब याद रहेगा बेनेवोलेंट। ऐसी वोकैब, कितने वोकैब? 1500 से 2000। एकदम ज़्यादा डीप पढ़ना है तो 2000, इतना, इससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि ब्रिटिशर्स को भी मालूम नहीं रहता 2000। ब्रिटिशर्स को पूछ लो, उसको नहीं मालूम रहेगा 2000 वोकैब्स। ठीक है, 1500 दे। तो ऐसे ही रिलेट कर करके मैंने सारी चीज़ें को याद कराया। तो वोकैब छूटता है, बोलते हो ना सबसे कठिन ये। और क्या नहीं बनता? ग्रामर नहीं बनता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको मत है पढ़ना, समझना मत है। इंग्लिश वहाँ क्वेश्चन पूछा है ना, मत है समझ। ठीक, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स बैकग्राउंड, भले ही मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी हूँ, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करता हूँ। ऑल्दो आई एम अ कॉमर्स, ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स बैकग्राउंड, भले ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई स्कोर गुड इन मैथ्स, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ। लेकिन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? बट। गलत, हमको लग रहा है कि लेकिन है तो बट। ये अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम रहता। ऑल्दो के साथ क्या लगेगा? तो ये सोचते हैं कि बट लगेगा। ठीक, बट नहीं लगता। ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है? येट। अब एग्जाम में ये दिए रहेगा, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि ऑल्दो के साथ येट लगे रहता है। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस समझ आया नहीं आया, उससे क्या मतलब? मैं याद करा रहा हूँ कैसे, मैंने क्या याद किया। हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो आइट करते हैं। आइट क्या कार है, आइट क्या गाड़ी है, आइट क्या घर है। तो आइट याद रख सकते हो क्या? आइट। आ से ऑल्दो याद कर सकते हो क्या? और इट से येट याद कर सकते हो क्या? तो याद रख लेना, अगर याद कर सकते हो तो। आ से ऑल्दो, और ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है? येट। ये याद नहीं रहेगा आपको, बताइए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, मत समझो ना क्या लिखा है वहाँ, क्वेश्चन पूछा है मत, ऑल्दो दिखा मतलब येट लगेगा, ऐसे बनाया जाता है। और एक आध एग्जाम्पल दूँ, नहीं आता सोचते आपको ग्रामर रूल। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट बोलते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट बोलते हैं? बताइए, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट या ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट? मेरे को मालूम है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, फिर भी आपको मालूम है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट बोला जाता है। एक ग्रामर रूल और सीख गए आप। क्या सीख गए? बेस्ट क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ अच्छा, बेहतर, बेहतरीन,
गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो लास्ट बेस्ट वाले हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, ठीक है, ये सब वर्ड क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बुलाता है, मतलब अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। जो लास्ट वाला आता है उसको सुपरलेटिव डिग्री बुलाता है। ये सारे वर्ड के पीछे हमेशा द लगता है, जैसे बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, तो अगर द नहीं लगा है मतलब वो रॉन्ग है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस क्लास, तो शी इज मोस्ट कि शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट, कैसे क्या है बोला, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट बोला, तो ये बेस्ट के पीछे हमेशा द लगेगा, मतलब जितने सुपरलेटिव डिग्री हैं, चाहे मोस्ट हो, चाहे लार्जेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी आपका सुपरलेटिव डिग्री लगा उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। समझ आई बात? क्या नहीं बन रहा है इसमें, इंग्लिश में बताइए। मैं बोला हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। 100 रूल मैंने छाटे हैं, 100 रूल ऐसी इसी प्रकार से लेट कर करके बनाए हैं, आपको बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले लास्ट तक आप वीडियो देखें कि नहीं देखें, ये मैं बताऊंगा एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक, कैसे तैयारी करना है। एप्लीकेशन योगेन साहू क्लासेस आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, योगेन साहू क्लासेस नाम का ऐप मिलेगा, डाउनलोड कीजिए। और इस पर्टिकुलर कोर्स की कीमत है 8,000 रुपये। अब बोलोगे 8,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, यकीनन बाकी ऑनलाइन कोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं सीधा आपको फ्लैट 5,000 डिस्काउंट दूंगा। किन बच्चों के लिए? शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 3,000 रुपये, मतलब मात्र कोर्स की फ़ीस बताऊँ 2,999, 3,000 बोल सकते हो, 2,999 इस कोर्स का फीस है, 2,999, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में पटवारी के पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। और इसमें क्या है, आपका ना सिर्फ पटवारी कवर होगा, सीजी वापम के जितने एग्जाम्स हैं, सीजी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप जैसे अभी ज्वाइन करते हो, आराम से 6 महीना आप उस बैच में जुड़े रहोगे, उस 6 महीने आप दे सकते हो। उसके बाद सपोज़ आपको लगता है कि अभी कोर्स खरीद लूँगा, एग्ज़ाम टाइम में मेरा 6 महीने का डेट खत्म हो जाएगा, क्या नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप फ़ोन लगा के बोलते हैं कि ठीक है आप सर 1-2 महीने की और वैलिडिटी दीजिए, 1-2 महीने 2-3 महीने, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम अगर कोई आपका आ गया तो ये बाकी एग्जाम के लिए भी काम आ जाएगा, चाहे मंडी इंस्पेक्टर हो, चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फीस अभी आपको 3,000 पड़ेंगे पहले 100 बच्चों के लिए। इसका कारण ये कि देखिए, जैसे मैं अगर ऑफलाइन कोचिंग भी मैंने शुरुआत में जब स्टार्ट किया, अभी 3 महीने ही हुए मुझे स्टार्ट करने के लिए, तो शुरू में मैं फ़ीस कम रखा था। बच्चे चाहता था कि बच्चे आएँ, शुरुआत में फ़ीस बहुत कम होगा, एकदम नॉमिनल, ठीक है, कोई ऐसा कोचिंग वाला नहीं होगा इतना कम फीस होगा। बच्चे आ गए, उसके बाद जब मुझे बच्चों की संख्या लिमिटेड करनी थी, तो मैंने जानबूझ के फ़ीस जो शुरू में रखा उसका 5 गुना कर दिया। उससे मेरे को मालूम है कम बच्चे आएंगे। जो पहले अगर 500 रुपये में 50 बच्चे आने को रेडी थे, तो 2,000 रुपये में 10 ही बच्चे आएंगे। उस 10 बच्चे में मुझे फ़ीस उतना ही मिल जाएगा, लेकिन बच्चे तो कम है, मेरे पास सीटिंग कैपेसिटी कम है, तो लिमिटेड हो गए बच्चे, ठीक। उसी प्रकार 100 बच्चे के लिए 3,000 फीस रखा हूँ, और इतने ही बच्चे मुझे चाहिए। क्या है, 100 के ऊपर 100 लोगों का डाउट बता सकता हूँ, वही 1,000 लोग अगर मुझसे डाउट पूछेंगे ना, तो मैं नहीं बता पाऊँगा, चाहे फ़ोन कॉल पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो। तो 100 लोग तक एक बैच में 100 लोगों से ज़्यादा भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 100 लोग मैं चाहता हूँ कि 100 लोगों को 3,000 रुपये में कोर्स मिल जाए, आप लोग खरीद लो, और उसके बाद फीस आपको 8,000 पड़ेगी, ठीक है। तो 100 बच्चे के अंदर दायरे आते हैं। उसके बाद मैं खुद नहीं चाहूँगा कि उतने बच्चे मेरे पास आए, बट स्टिल शुरू के 100 बच्चों के लिए डिस्काउंट है 5,000 फ्लैट, 3,000 रुपये आपको कोर्स पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके रेफरेंस से आपने कोर्स परचेस किया, सपोज 3,000 रुपये में, आपके रेफरेंस से कोई और दूसरा बच्चा जुड़ता है, क्या है, जैसे कोई बच्चे मेरे से जुड़े, कोर्स खरीदा, उनका नंबर मैं सेव करता हूँ, उनको मैंने अपना कोचिंग का प्रमोशन भेजा, एक फ़ोटो भेजा कि ठीक है मैं ये कोर्स कराता हूँ, ये अवेलेबल है, इस बैच में आप ज्वाइन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने स्टेटस में रख सकते हैं उसको, ठीक है, फेसबुक में डाल सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। अब आपके रेफरेंस से कोई आता है कि उनके स्टेटस मैंने देखा, या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा फ्रेंड है, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो आपके रेफरेंस से अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, तो वो जितना फीस पे करेगा उसका 20% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बस आप बता दीजिएगा कि ये मेरे रेफरेंस से आए हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे 3,000 में, उसके बाद आपके रेफरेंस से कोई पर्सन ज्वाइन किया, उन्होंने फीस पे किया 3,000, तो उसका 20% 600 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे 10 बच्चे ज्वाइन करेंगे आपके रेफरेंस से,
तो 600-6,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कोई बच्चा ज्वाइन करता है, सपोज 100 बच्चे के बाद कोई ज्वाइन कर रहा है, 8,000 में अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो 8,000 का 20% 1,600 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आपके रेफरेंस से 10 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो आपको 16,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों, एप्लीकेशन को थोड़ा सा ग्रो करना है इसलिए मैं ये ऐसे सेल्स वाले टर्म्स रखा हूँ, ठीक है। बिजनेस फिलहाल आते हैं वापस रीजनिंग मैथ्स में। तो इंग्लिश 10 मार्क्स के ये आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग को मैथ्स से कंपेयर किया है तो काफ़ी आसान है और काफ़ी कम समय लगता है और आराम से 15 में 15 ला लोगे। 1-2 मार्क्स कहाँ पे चुकेंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, बट आपने नहीं किया। सपोज नंबर सीरीज, पजल टेस्ट या मिसिंग फिगर के नंबर आते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। कम से कम आपको 200, 300, 400 क्वेश्चन करके जाने होंगे, तब जाके वो बनता है। अगर फिर भी वो नहीं कर रहे ना, बाकी सब 12-13 तो आराम से ला सकते हो, काफ़ी कम समय लगता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ मैथ्स पे। जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको तो 30 में 30 आराम से बनेगा। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो घबराहट होता है इधर, ठीक है। लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स रहते हैं, ठीक है, फुल। उसका कारण ये है कि एग्ज़ाम में जितना आता है मुझे उतना आता है। आप पूछो कहीं से भी मैथ्स पूछ दूँ, 11-12 का मैथ्स पूछ दूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मैथ्स पूछ दूँ, IIT लेवल का मैथ्स पूछ दूँ, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। फुल मार्क्स आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे उतना आता है जितना एग्ज़ाम में आता है। और यही चीज़ मुझे आता है, यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है, देखिए, कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये चीज़ गलत है। थोड़े से बच्चे क्या है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं वो डर जाते हैं। आपको 30 में क्या हार्ड लग रहा है बताइए, एरिया वाले में लग रहा है, कुछ लग रहा है। 30 में 10 नहीं बन पा रहा है, 20 तो बनेगा। 30 में जो 20 क्वेश्चन है ना, ऐसे रहते हैं जो सिर्फ आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन LCM SCF बस इतना आना चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना, बस वो आता तो आपको 30 में 20 आराम से बनेंगे। इसके अलावा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होता हो तो बताइए मुझे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होता हो तो बताइए। होता है, ठीक है। 30 में 20 इसी तरीके से बन जाएंगे। कैसे, क्वेश्चन दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर दुकानदार ने इतने सामान को इतने में बेचा, बताइए लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुआ। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही यूज़ होगा, बस क्या हुआ है उसको फिट कर दिया गया है सेंटेंस में। अब आपको वो सेंटेंस समझना है, वो जो वाक्य दिया हुआ है वो प्रश्न को समझना है, और प्लस माइनस क्या करना है कि डिवीजन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, LCM निकालना है, SCF निकालना है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये आराम से 20 बन जाता है, और बाकी 10 के लिए तो मैं मेहनत कराने के लिए बैठा हूँ, जो आपको 30 में 30 बन जाएगा। अब मैथ्स में क्या चीज़ होता है मित्र, मैथ्स में फिगर्स चेंज होते हैं बट पैटर्न वही के वही रहते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस नाम का एक चैप्टर है, लाभ और हानि, उसमें 10 पैटर्न अगर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे 11वां पैटर्न नहीं पूछेगा। अब पूछ दिया तो समझ लेना अच्छे स्टूडेंट से नहीं बनेगा, फिलहाल नहीं पूछता। 10 पैटर्न है तो 11वां पैटर्न नहीं पूछेगा, 10 के 10 पैटर्न पूछते हैं। और मेरा कहना क्या रहता है, आप चलिए, कई बच्चे क्या होते हैं एक ही चैप्टर के 300, 400, 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे बाप रे, 300, 400, 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका कोई लेना नहीं है। आप ब्रूस ली का एक कोट याद आता है, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 प्रकार की किक एक बार प्रैक्टिस की है, उस आदमी से डरता हूँ जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हुई है, एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हुई है। और ऐसे कई ऐसे फाइटर्स थे जिनके एक एक किक उन्होंने जीवन भर वही किक को यूज़ किया। तो ब्रूस ली का जब ये कहना है तो ठीक उसी प्रकार मैं बोलता हूँ कि आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करने के बजाय 10 क्वेश्चन को 50 बार प्रैक्टिस कर लो, इतना स्पीड बढ़ जाएगा यार। वही क्वेश्चन। बाकी मैथ्स के लिए मैं अपने अनुभव अलग से एक आध वीडियो में शेयर कर दूंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बताना संभव नहीं है। कई सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जो आप बोलते हैं लोग ऑप्शन से क्वेश्चन जाना है, आंसर टू क्वेश्चन जाना है। मैं बोलता हूँ कि कभी कभार क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको। क्यों, एकदम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद अगर नहीं आए तो कोई इशू नहीं, मैं एक आध अलग से वीडियो में बताऊँगा। एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ज़्यादातर हर फॉर्मूला में पाई यूज़ होता है, पाई होता है मतलब 22/7 यूज़ होता है। अब आपको बस ये मालूम चल जाए कि कोई सा एक क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को, उसमें पाई वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा, तो ये बताइए जो भी नंबर यूज़ हुआ होगा पाई r² h, तो पाई इसमें आया मतलब 22/7 यूज़ हुआ।
अगर किसी नंबर को 22/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी 22 या 7 का मल्टीपल होगा। समझ आता बात? कोई नंबर x है उसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा 3x, मतलब ये जो आंसर आया वो भी 3 का मल्टीपल होगा क्या? वैसे ही अगर मैं बोला कोई एक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पूछा है 44 दिया, ऑप्शन 45, 46, 47, अगर उसमें मालूम है कि पाई यूज हुआ, मतलब पाई यूज हुआ मतलब या तो वो 22 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा। ये मैंने बोला बस क्वेश्चन के कुछ डिटेल नहीं बताया, बस ये बता दिया कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज हुआ है। इसमें आप आंसर बताइए क्या होगा आंसर, सीधा सीधा बता पाओगे 44। क्यों? पाई यूज हो गया तो या तो वो 22 का मल्टीपल हो गया या 7 का मल्टीपल हो गया, तो 44 दिख रहा है 22 का मल्टीपल। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे, इसको मैं ट्रिक का नाम नहीं देता, इसको मैंने हैक का नाम दिया है। ये मेरे कई साल के अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, पुराने क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किया है, उसको मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। तो ये इंडियन जीएस 35 मार्क्स, इसमें 35 में 35 कभी लाया नहीं जा सकता, ठीक है, बट एक हैंडसम स्कोर कर सकते हैं। 35 में अच्छा स्कोर 25 होता है और काम चलाने लायक 15-20, तो 20 आराम से ला सकते हो। क्या होता है, हर सब्जेक्ट का हर चीज़ नहीं पढ़ना होता आपको, हर सब्जेक्ट का हर चीज़ नहीं पढ़ना होता आपको। एक यूनिट का, एक चैप्टर का 100 यूनिट पढ़ने से अच्छा है 10 चैप्टर का 10 यूनिट पढ़ो। आप 100 यूनिट ही पढ़ोगे, 100 चीज़ें ही पढ़ोगे, लेकिन एक चैप्टर का 100 यूनिट पढ़ने से अच्छा है, मैंने बोला 10 चैप्टर का 10 यूनिट पढ़ लो तो भी 100 ही पढ़ रहे। और ये 10 कैसे रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट कोर एरियाज। वैसे ही इंडियन जीएस में भी पूरा मत पढ़ो ना यार, पूरा कौन पढ़ने बोल रहा है, ठीक है, पूरा हर चीज़ डीप में नहीं पढ़ना है, कोर एरियाज पे फोकस करना है। हालांकि मैं तो बताऊंगा पूरा, बट वो आगे मैंने बताया कि आपको 150 में 100 स्कोर करने हैं, वो कैसे स्कोर करना है। तो कंप्यूटर 20, सीजीजी के 15, करंट अफेयर 15, यही आपका 50 हो गया। हिंदी 10, इंग्लिश 10, 20। अब ये 50 में मैं आप मान रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, 60, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, तो भी 60। ये 60 में आराम से आप 50 ला सकते हो। बाकी 90 मार्क्स का जो बचा उसमें आपको 50 लाना है, और वो भी किस लिए, टॉप करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिलेक्शन तो और कम में हो जाएगा आपका, टॉप लेने के लिए। इसे 35-40 मार्क्स लाए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स और लाना है 90 मार्क्स में, ठीक है। अब ये 50 कहाँ से लाओगे, रीजनिंग 15 है, अरे 10 ला सकते हो, काफ़ी आसान रहता है रीजनिंग, बाकी 5 नहीं भरना छोड़ दो, लेकिन 10 क्या 12-13, मैं बोलता हूँ 12-13 आराम से ला सकते हो, बट ठीक है 15 में आपने 10 लाया, मैं बताऊंगा आराम से, इसमें 15 में 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स 30 का है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, 20 ला सकते हो। मैथ्स वाले तो फुल में फुल ला लोगे, मैथ्स वाले नॉन मैथ्स वाले सबको नहीं देना, नॉन मैथ्स वाले भी 30 में 30 उसको दिला सकता हूँ, बट आप एकदम से कुछ भी नहीं आता बोल रहे हो, बट स्टिल 20 स्कोर कर सकते हो। 20 तो 10 और 20 कितने हुए, 30 हुए। 50 में कितना जुड़ गया और 30, 80। और इंडियन जीएस में मैंने बोला 35 में 20 आप स्कोर कर सकते हो आराम से, 80 + 20 100, आराम से ये 100 का फिगर आ जाता है। उसके बाद किसी चीज़ में आपने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया तो 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा। पूछोगे मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो मेरे पटवारी 2017 में 88 पॉइंट, जब मैंने 2.5 महीने ही तैयारी किए थे सिर्फ से, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करा था, सीपीटी क्लियर था मेरा, सीपीटी क्लियर करके मैंने एपीसीसी में एंट्री लिया, वहाँ से मैं एपीसीसी नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है। काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन थे, एक यंग लड़के की क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होती है समझ सकते हो, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन थे। मैंने फील्ड पूरा टोटल चेंज किया, 2.5 महीने का समय था, 2.5 महीने में मेरा सेकंड कॉल लेटर में नाम आ गया, ठीक है। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे लगा कि इतने 21 साल में अगर मैं इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ तो आगे जाके और अचीव करूँगा। ठीक 2 साल और लगे, छत्तीसगढ़ में टॉप किया तो उसका मेहनत है। अभी ये भी मैं जॉब करने की इच्छा नहीं है मेरी, ठीक है, तो अभी मेरे कुछ और मोटिव्स हैं। अब आप, ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ आपके मन में शंका हो, समस्या हो तो क्या करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8770123687। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप कोर्स खरीदें तभी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, क्या है मुझे भी सही समय में गाइडेंस नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मैं किसी चीज़ में आपको गाइड कर सकता हूँ तो मैं वो निःशुल्क गाइड करूँ, निःशुल्क रूप से गाइड करूँ। तो ज़रूरी नहीं आप कोर्स खरीदेंगे तभी मैं आपको गाइड करूँगा, आप बेझिझक फ़ोन लगाइए, मैं कॉल बैक करूँगा आपको। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास हमेशा समय रहते हैं, कॉल बैक करता हूँ। अगर वो कोई रिलेटिव्स, दोस्त या ऐसी इधर उधर की बातें करने रहते हैं तो तुरंत मुझे बिजी है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको बाद में लगाता हूँ, कॉल कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि स्टूडेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मैं उनको समय देता हूँ, काफ़ी समय देता हूँ, ठीक है। क्यों, मुझे मालूम है कि बिना डायरेक्शन के लोग कहाँ से कहाँ
चले जाते हैं, ठीक है, काफ़ी उनका समय वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि दूसरे बच्चों का हो, तो आप बेझिझक कॉल लगा सकते हो। इसके अलावा कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और फीस अगर आप सोचोगे कि 3,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे शुरुआत में 3,000, तो सोचिए ना यार, मैं कंटेंट आपको काफ़ी अच्छे दूंगा और आप 3,000 के लिए बेझिझक आप बिना कोर्स के भी, बिना कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन में दे देते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्शन बता देंगे, गाइडेंस दे देंगे, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। तो 3,000 आपके वो नौकरी, सरकारी नौकरी के सामने वो 3,000 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या बेहतर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर लिए 7701236871 पर। आप इसमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, या फिर आपको बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप कॉल कीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।